बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, आज हमने अपने चैप्टर 15 का लास्ट टॉपिक पढ़ना है जो कि क्या है, यील्ड। इससे रिलेटेड ना मैंने यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं, आपने इनको भी अच्छे तरीके से देख लेना है। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि व्हाट इज एक्चुअल यील्ड, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बस ये मैंने यहाँ पे ना इसको हाईलाइट किया। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट इज एक्चुअल यील्ड। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन मैंने हमेशा यहाँ पे लिखे होते हैं, फिर भी आप लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि मैम शॉर्ट बनवाया करें बीच बीच में से, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को खुद भी बोल के बता दूं। तो व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन ये है और ये इसका आंसर भी मैंने मार्क किया हुआ है। और थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से आ सकता है वो है व्हाई इज परसेंटेज यील्ड इंपॉर्टेंट, और उसका आंसर मैंने ये मार्क किया हुआ है यहाँ पे। तो मैं हमेशा हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस भी लिखती हूँ आप लोगों के, और साथ मार्क भी करती हूँ कि किसका आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो आप लोग ध्यान से पूरे लेक्चर को सुना करें तो ही आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, अब देखिए हमारा जो आज का टॉपिक है ना बच्चों, वो क्या है, यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है पैदावार, यानी किसी भी चीज से हमें कितना प्रोडक्ट मिल रहा है ना, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कुछ भी, जैसे कुछ किसान होते हैं ना, फसल उगाते हैं तो उनको कितनी गंदुम मिली, इतने मन या इतनी गंदुम मिली, तो वो उनकी क्या होती है, यील्ड होती है। तो किसी भी, अब केमिस्ट्री में हम क्या कहेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन क्या होता है कि दो रिएक्टेंट्स होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और रिजल्ट में एक प्रोडक्ट बन जाती है। तो जब भी कोई रिएक्शन होगा तो उसमें हमारे पास रिजल्ट में कितनी प्रोडक्ट बनी, वो उस रिएक्शन की क्या होगी, यील्ड होगी। सही है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, यील्ड है। अब यील्ड हमारे पास ना बच्चों दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड, सही है, ये दोनों हमने अच्छे तरीके से आज डिस्कस करनी है। और दूसरी हमारे पास होती है एक्चुअल यील्ड। सही है। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? थ्योरेटिकल यील्ड वो होती है जो आप थ्योरी से, नाम से पता चले, जो आप थ्योरी से क्या करते हो, खुद कैलकुलेट करते हो। सही है। कोई भी आपके पास रिएक्शन लिखा होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, वाटर बन रहा है, तो आप कहोगे कि अच्छा इतने मोल्स हाइड्रोजन के रिएक्ट करें, इतने मोल्स ऑक्सीजन के रिएक्ट करें, इतने मोल्स हमारे पास जो है वो रिजल्ट में वाटर बन जाएगा। तो जो आपने खुद कैलकुलेट की है, अपनी खुद अंदाजे से कैलकुलेशन की है थ्योरी के बेस पे, उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड आपको नाम से पता चल रहा है, जो असल में आपको पैदावार मिलती है रियल में, उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से क्या होती है, कम होती है। एक्चुअल यील्ड जो है वो क्या होती है, लेस होती है, और थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करते हैं ना, हम सिर्फ थ्योरी के हिसाब से देखते हैं कि अच्छा इतने मोल्स ये है, इतने मोल्स ये है, रिजल्ट में इतने प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन हम ये नहीं देखते कि जब रिएक्शन होते हैं ना, उसके दौरान कुछ प्रोडक्ट वेस्ट भी होता है। सही है। कुछ प्रोडक्ट जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। ये सारी चीजें जो है ना, हम इग्नोर कर देते हैं। सारे रिएक्टेंट्स कंप्लीटली रिएक्ट नहीं कर पाते, कुछ रिएक्टेंट्स बच जाते हैं, तो हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनती है, एक्चुअल में कम बनती है। अब मैं आपको ना इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो है एक किलो जो है वो गंदुम है। सही है। 1 kg क्या है, गंदुम है। अब आपने ना अंदाजा लगा लिया कि इस, ये जो है आपकी एक थ्योरेटिकल यील्ड होगी कि आप अंदाजा लगाओगे इस 1 kg गंदुम से जो है वो 20 रोटियां बन सकती हैं। आपने उसको देख के, उस गंदुम को देख के अंदाजा लगा लिया कि, खुद कैलकुलेशन कर ली उसको देख के कि इससे 20 रोटियां बन सकती हैं। लेकिन जब आप उससे, असल में ये आपकी क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड, ये 20 रोटियां क्या है, आपकी थ्योरेटिकल यील्ड है। लेकिन अब होगा कि आप उस गंदुम को पिसवाओगे, उस पिसवाई से पहले उसकी सफाई होगी, उसके अंदर से कुछ कंकड़ वगैरह निकल जाएंगे। सही है। उसके बाद वो पिसेगी, पिसने के दौरान कुछ गंदुम उसमें से वेस्ट होगी, फिर उसको आप गूंदोगे। जब आप उसको गूंदोगे, आटा गूंदोगे, तो कुछ जो है वो बर्तन पे लग जाएगा आटा। तो एट द एंड आपको कितनी रोटियां मिली, 18 रोटियां मिली। सही है। तो 18 रोटियां क्या है, आपकी एक्चुअल यील्ड है। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है थ्योरेटिकल यील्ड में और एक्चुअल यील्ड में। अच्छा, एक और मैं आपको ना इसकी एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। सही है। अब टीचर ने अगर एग्जाम लेना है तो टीचर तो क्या करेगी, 30 क्वेश्चन पेपर्स लेकर आएगी। तो वो थ्योरेटिकल है ना, उससे तो अपनी थ्योरी से यही अंदाजा लगाया ना कि 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 ही क्वेश्चन पेपर्स चाहिए। लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट हो जाएंगे, कुछ स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 27 स्टूडेंट्स एग्जाम देने आए, तो एक्चुअल में कितने पेपर्स यूज हुए, 27 पेपर्स यूज हुए। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है थ्योरेटिकल यील्ड में और
एक्चुअल यील्ड। अब देखो यही लिखा हुआ है कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन केमिकल रिएक्शन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड एज एक्चुअल यील्ड। जो असल यील्ड होती है ना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें जो असली क्वांटिटी मिलती है उसे हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। अच्छा, ये यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से क्या होती है, लेस होती है, कम होती है, क्योंकि ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है। थ्योरेटिकल यील्ड के दौरान हम नहीं देखते कि रिएक्शन के दौरान कुछ प्रोडक्ट वेस्ट भी हो सकती है, सब रिएक्टेंट्स कंप्लीटली रिएक्ट नहीं भी कर सकते, कुछ रिएक्टेंट्स बच भी सकते हैं, वो सारी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं और हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ना किसी बंदे ने आम का दरख्त लगाया है, सही, आम का दरख्त लगाया, कुछ टाइम बाद उसके ऊपर छोटे छोटे से आम उगना शुरू हो गया, उसने अंदाजा लगा लिया कि उसके ऊपर से कैलकुलेट कर लिया, काउंट कर लिया, उसने कहा इसके ऊपर जो है वो 100 मैंगोज मुझे मिलेंगे इस दरख्त से, तो वो उसकी क्या थी, थ्योरेटिकल यील्ड थी, उसे वहां से कैलकुलेट कर लिया मुझे 100 मैंगोज मिलेंगे। अब होगा क्या कि जब वो मैंगोज प्रॉपर तरीके से पकेंगे, राइप होंगे, तो उसमें से क्या पता कुछ पके ही नहीं, कुछ छोटे ही रह जाए, खत्म हो जाए, वहीं पे मुरझा जाए। अच्छा, फिर कुछ परिंदे या जानवर होते हैं जो ऊपर से खा जाते हैं, कुछ कुछ वो खा जाएंगे। अक्सर तेज हवा चलती है तो वो फ्रूट जो है वो टूट जाता है और टूट के गिर जाते हैं और गिर के कहीं दूर चल जाता है, तो उसको जो है वो एट द एंड जब उसने आम उतारे अपने उस दरख्त से तो उसको 92 मैंगोज मिले। तो 92 उसकी क्या थी, एक्चुअल यील्ड थी। तो ये इसका ना सारा कॉन्सेप्ट है। तो थ्योरेटिकल यील्ड वो प्रोडक्ट होती है, वो अमाउंट होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं ये एज्यूम करते हुए, ये अंदाजा लगाते हुए कि सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो यूज होंगे। हम ये नहीं देखते कि कुछ रिएक्टेंट्स जो वो वेस्ट होंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें हम इग्नोर करते हैं, हम एज्यूम करते हैं, यानी कि हम फर्ज कर लेते हैं अपनी तरफ से कि सारे रिएक्टेंट्स कंप्लीटली यूज होंगे उस इक्वेशन के। अच्छा, अब तीसरी चीज हमारे पास बच्चों क्या आती है, वो होती है परसेंटेज यील्ड। अब हमने अंदाजा ये भी तो लगाना है ना कि हमें कितनी प्रोडक्ट मिली, हमें कितना जो है वो नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ। अक्सर इंडस्ट्रीज में या हर जगह पे आपकी परसेंटेज का अंदाजा लगाया जाता है कि हमें कितनी प्रोडक्ट मिली, यानी कि हमारी प्रोडक्ट बननी इतनी चाहिए थी और बनी इतनी है। जैसे अब 100 मैंगोज उसने कहा मेरे पास बनने चाहिए थे, लेकिन उसको मिले कितने, 92 मैंगोज मिले। एक्चुअल उसकी थ्योरेटिकल क्या थी, 100 मैंगोज, और उसको असल में कितने मिले, 92। अब वो क्या करेगा, अपनी परसेंटेज निकालेगा, तो 92 जो है एक्चुअल को ऊपर रखेगा, थ्योरेटिकल यील्ड को देखे, परसेंटेज यील्ड का यही फॉर्मूला है, एक्चुअल को हमने ऊपर रखना है, थ्योरेटिकल वाली को हमने नीचे रखना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 कट हो गया, 92% आंसर आ गया। इसका मतलब उसकी पैदावार जो थी मैंगोज की वो कितनी हुई, 92% हुई, और 8% का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो केमिस्ट जो है वो हमेशा इस चीज में इंटरेस्टेड रहता है। देखो मैंने पूछा हुआ यहाँ पे कि वाई इज परसेंटेज यील्ड इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो केमिस्ट के अलावा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई फार्मर है, हर बंदा अपनी एफिशिएंसी में, अपने प्रोडक्ट की एफिशिएंसी में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि उसी से उसको फायदा मिलना है। तो उसको हम, लेकिन हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम केमिस्ट की ही बात करेंगे। तो केमिस्ट जो है वो नॉर्मली किस चीज में इंटरेस्टेड होता है कि उसका जो भी रिएक्शन है उसकी क्या एफिशिएंसी थी, उसकी क्या काबिलियत थी, उसका रिएक्शन कितने अच्छे तरीके से हुआ है, सही है। तो वो क्या करता है, इस चीज के लिए अपनी एक्चुअल यील्ड को और थ्योरेटिकल यील्ड को बच्चों कंपेयर करता है, सही है, उनका मुआवजा करते हैं, उनका कंपैरिजन करता है, और उस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज यील्ड कहते हैं। यानी वो अपनी परसेंटेज का अंदाजा लगाते हैं। जैसे आपका एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, तो आप अपनी परसेंटेज का अंदाजा लगाते हो कि हमारी कितनी परसेंटेज आई। उसके लिए आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के जो है वो 481 मार्क्स हैं और 505 में से, तो वो क्या करेगा, 481 को ऊपर रखेगा, अपने जो आप उसके एक्चुअल मार्क्स आए टोटल मार्क्स को नीचे रखेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो अब अगर ये आ रहा है 95 या 96%, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। तो परसेंटेज में तो हर इंसान इंटरेस्टेड है, आप भी अपने मार्क्स की परसेंटेज में इंटरेस्टेड हो, केमिस्ट भी अपने रिएक्शन की एफिशिएंसी में और उसकी परसेंटेज में इंटरेस्टेड है। तो इस तरह से हम परसेंटेज यील्ड का अंदाजा लगाते हैं कि एक्चुअल यील्ड को, एक्चुअल पैदावार को हम ऊपर रखते हैं और थ्योरेटिकल यील्ड को हम नीचे लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अब बच्चों नीचे एग्जाम्पल दी हुई है 15.17, इसको समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अ केमिस्ट रिएक्ट्स 50 ग्राम ऑफ जिंक विद एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। अच्छा, अब देखें यहाँ पे रिएक्शन किस किस चीज का हो रहा है। रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या है, एक तो जिंक है और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड। अब एक चीज को आपने यहाँ पे ध्यान से देखना है, वो कह रहे हैं एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक एसिड क्या है, एक्सेस में है, ज्यादा है। अब हमने पिछला लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी एक रिएक्टेंट ऐसा होता है रिएक्शन के दौरान
जो कम यूज होते हैं, और वो ही जो है वो प्रोडक्ट की अमाउंट को भी डिसाइड करता है, क्योंकि अगर वो खत्म हो जाएगा तो हमारा रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगा। तो जो एक्सेस वाला है वो चाहे जितना भी ज्यादा है, उसके ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब जिंक खत्म हो गया तो जाहिर रिएक्शन हमारा वहीं पे रुक जाएगा। तो जिंक हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अच्छा, और जिंक कितना हमारा यूज हो रहा है, 50 ग्राम यूज हो रहा है। अब एंड पे जो प्रोडक्ट बन रही है ना, वो क्या है, जिंक नाइट्रेट, सही है, ये हमारी प्रोडक्ट बन रही है। और प्रोडक्ट बच्चों कितनी बनी है, 80.2 ग्राम हमारे पास प्रोडक्ट बन रही है। ये उन्होंने हमें स्टेटमेंट दे दिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमने थ्योरेटिकल यील्ड बतानी है, क्योंकि एक्चुअल यील्ड उन्होंने हमें खुद बता दिया कि ये जब रिएक्शन होगा ना तो एंड पे इतनी प्रोडक्ट बनेगी। ये केमिस्ट ने ये रिएक्शन करवा दिया है, उन्होंने हमें एक्चुअल यील्ड बताई है। ये है एक्चुअल यील्ड, सही है, जो असली प्रोडक्ट हमारे पास जिंक नाइट्रेट बनी है। जिंक ने और नाइट्रिक एसिड ने रिएक्ट किया है। जिंक लिमिटिंग रिएक्टेंट था, कम था, नाइट्रिक एसिड एक्सेस में था, इन दोनों ने रिएक्शन किया, 80.2 ग्राम जिंक नाइट्रेट बना, जो कि इसकी एक्चुअल यील्ड है। हमें कैसे पता चला ये एक्चुअल यील्ड है, क्योंकि वो खुद बता रहे हैं कि केमिस्ट ने ये रिएक्शन करवाया है। तो जब असल में रिएक्शन परफॉर्म करवाया तो हमें एक्चुअल यील्ड पता चल गई। अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है, जाहिर है हम इस वक्त एक्चुअल यील्ड तो नहीं कैलकुलेट कर सकते ना, एक्चुअल यील्ड तो रिएक्शन करके ही पता चलती है। थ्योरेटिकल यील्ड पता चलती है जब आप खुद से उस केमिकल रिएक्शन को लिखते हो, उसकी बैलेंस इक्वेशन को लिखते हो, और आप थ्योरी से जो है उसकी यील्ड को कैलकुलेट करोगे। तो आप थ्योरेटिकल यील्ड को हमने कैलकुलेट करना है, और एंड पे हमने परसेंटेज यील्ड भी इसकी बतानी है। और उसका फॉर्मूला हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने थ्योरेटिकल यील्ड के लिए इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ताकि हम इसकी थ्योरेटिकल यील्ड का अंदाजा लगा सके। अब देखिए हमारा रिएक्शन क्या हो रहा था, जिंक था और साथ में नाइट्रिक एसिड था, हमने ये दोनों लिख दिया। और नाइट्रिक एसिड उन्होंने कहा है एक्सेस में है, क्या है, ज्यादा है। तो हमने क्या किया, नाइट्रिक एसिड के 2 मोल्स लिख दिए हैं और जिंक का 1 ही मोल लिखा है। अच्छा, अब रिजल्ट में हमारे पास 1 ही मोल बन रहा है जिंक नाइट्रेट के, और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और एक्चुअल हमारा प्रोडक्ट क्या बना है, जिंक नाइट्रेट। अच्छा, अब देखिए हमने पहले अंदाजा लगाना है कि कितने जिंक के यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यूज होंगे। अब वो हम कैसे अंदाजा लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे पता करते हैं, जो हमारे पास गिवन मैस होता है ना, ये हम बहुत दफा ये फॉर्म पढ़ चुके हैं फॉर्मूला। गिवन मैस को हम मोलर मैस से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो गिवन मैस, जो जिंक का मैस उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया, वो कितना है, 50 ग्राम है, और जिंक का मोलर मैस कितना होता है, 65.37 ग्राम। तो जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.76 मोल्स आ गए। इसका मतलब जिंक के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं इस रिएक्शन के अंदर, 0.76 मोल्स यूज हो रहे हैं। अच्छा, और उन्होंने हमें एक्चुअल यील्ड बता दी है, अमाउंट उन्होंने बता दी है जिंक नाइट्रेट की कितनी बनी है, 80.2 ग्राम। अब ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब हमने थ्योरेटिकल यील्ड का अंदाजा लगाना है। अब हम थ्योरेटिकल यील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो बच्चों, हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि अगर जिंक का 1 मोल यूज होगा तो रिजल्ट में जिंक नाइट्रेट का भी 1 ही मोल बनेगा। लेकिन हमारे पास जिंक के कितने मोल यूज हो रहे हैं, 0.76 मोल। जी हमने खुद कैलकुलेट कर लिया, कैसे, क्योंकि उसका 50 ग्राम ही मैस यूज हो रहा है, समझ आ रही है। तो 50 ग्राम मैस के हिसाब से उसके 0.76 मोल्स लग रहे हैं। तो अब देखो इक्वल इक्वल था ना, 1 मोल जिंक का यूज हुआ था तो 1 ही मोल जिंक नाइट्रेट का बना था प्रोडक्ट का। अब अगर 0.76 मोल जिंक के यूज होंगे तो सिंपल सी बात है, इसके भी 0.76 मोल बनेंगे, क्योंकि सेम रेशियो थी, 1:1 थी ना, इक्वल थी इनकी रेशियो। तो अब अगर इसके भी 0.76 मोल जिंक के यूज होंगे तो जिंक नाइट्रेट भी 0.76 मोल्स ही बनेगा। अब अगर हमने ये बताना है कि कितने ग्राम्स बनेगा, तो देखो बच्चों, ग्राम्स में बताने के लिए हम क्या करेंगे, उसके जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है ना, उसको हम उसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मैस के साथ कैसे, देखो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। इसी फॉर्मूला को अगर हम रीअरेंज कर दें और नंबर ऑफ मोल्स को ये मोलर मैस जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, तो हमारे पास गिवन मैस आ जाएगा। समझ आ गई आपको मेरी बात की। तो अब अगर हमने ग्राम्स में मैस निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस मोलर मैस को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स के साथ। नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता चल गया 0.76 मोल्स है। अब मोलर मैस हमने जिंक नाइट्रेट का पता करना है, तो देखिए वो तो हमें कैलकुलेट करना आता है ना। जिंक का हमारे पास कितना है, 65
37 ग्राम है। अच्छा, प्लस हम इसमें करेंगे ये NO3 का मैस, नाइट्रेट का हमारे पास कितना है 14 ग्राम मैस है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन का हमारे पास कितना मैस है 16 ग्राम हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन का मैस होता है। तो हम क्या करेंगे 3 × 16, क्यों किया हमने 3 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास 3 थे, और एंड में इस पूरे को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये 2 इस पूरी ब्रैकेट के बाहर है। तो जब इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 189.38 ग्राम हमारे पास आ जाएगा मोलर मैस इसका, जिंक नाइट्रेट का। तो जब हमने इस मोलर मैस को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो 143.92 ग्राम हमारे पास क्या आ गई, इसकी थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। अब देखिए एक्चुअल में हमारे पास कितना प्रोडक्ट बन रहा था 80.2 ग्राम, लेकिन जब हमने थ्योरी से पूरा इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है 143.92 ग्राम। अब परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक्चुअल यील्ड उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताई हुई थी 80.2 ग्राम थी, और थ्योरेटिकल यील्ड अभी हमने खुद कैलकुलेट कर ली क्या थी 143.92 ग्राम। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 55.7%, यानी हमारे इस रिएक्शन की एफिशिएंसी या हमारी यील्ड कितनी हमें मिली 55.7%, के बननी इतनी थी लेकिन इतनी बनी। जब हमारी थ्योरेटिकल यील्ड होती है ना बच्चों, तो उसके अंदर हम जो है देखो, अब हमने इसको जब कैलकुलेट किया हमने हर चीज इग्नोर कर दी, कुछ प्रोडक्ट वेस्ट होगा, कुछ रिएक्टेंट नहीं यूज होंगे, कभी कभी किसी वर्कर के नेग्लिजेंस की वजह से कुछ प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है, कभी किसी मशीन जैसे केमिस्ट्री के अंदर आपके किसी बीकर या किसी फ्लास्क में आप प्रोडक्ट डालो तो कुछ प्रोडक्ट उसी के अंदर रह जाता है। तो इस तरह करके प्रोडक्ट जो है जब आप असल में रिएक्शन को परफॉर्म करते हो या किसी भी काम को परफॉर्म करते हो तो आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा उस कैलकुलेशन से कम बनता है। अब नेक्स्ट ना यहाँ पे उन्होंने परसेंटेज प्योरिटी के बारे में बताया हुआ है। इसमें से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डज परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड इंडिकेट्स, के परसेंटेज प्योरिटी क्या जाहिर करती है। अच्छा, अब प्योरिटी का लफ्ज तो आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा, आप सबको पता होगा कि प्योरिटी का क्या मतलब है, खालिसपन। प्योर हम क्या कहते हैं कि ये चीज इतनी प्योर है, इतनी खालिस है। तो प्योरिटी क्या होता है, किसी भी चीज का खालिसपन। और जब हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, परसेंटेज प्योरिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो है वो 1 kg शुगर है, सही है, 1 kg शुगर है, लेकिन अगर मैं उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि इस 1 kg शुगर के अंदर 300 ग्राम तो जो है ना वो मट्टी मिली हुई है, सैंड मिली हुई है या नमक मिला हुआ है, कुछ भी तीन इस 1 kg शुगर के अंदर मिला हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास शुगर बीच में से असल जो प्योर शुगर है बीच में वो कितनी है, वो सिर्फ 700 ग्राम है, क्योंकि 1 kg में टोटल 1000 ग्राम होते हैं ना, 300 ग्राम तो अगर इसके अंदर इम्प्योर सब्सटेंस आ गया तो असल में जो प्योर हमारे पास शुगर है वो कितनी है, इसके अंदर 700 ग्राम है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्योरिटी कहते हैं। तो प्योरिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, यानी जितना ज्यादा वो सब्सटेंस इम्प्योरिटीज से ना खालिस चीजों से प्योर होता है उसे हम क्या कहते हैं कि ये इसकी क्या है, प्योरिटी है, ये इसकी क्या है, खालिसपन है। तो परसेंटेज प्योरिटी जब हम निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उस इम्प्योर सैंपल के अंदर कितना प्योर सैंपल है। अब हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि अगर 1 kg शुगर है यानी टोटल हमारे पास 1000 ग्राम शुगर है, उसके अंदर हमने कहा कि 300 ग्राम तो जो है वो इम्प्योरिटीज है, यानी कोई सैंड है या सॉल्ट है, कुछ भी और मिक्स हुआ है, तो इसका मतलब 700 ग्राम हमारे पास जो है वो प्योर शुगर आ जाएगी, सही है, और 300 ग्राम उसके अंदर इम्प्योरिटीज है, और टोटल हमारा सैंपल कितने है 1000 ग्राम का है। अब अगर मैंने इसकी परसेंटेज निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, जो हमारा इसमें प्योर सैंपल है ना, प्योर हमारे पास क्या है, बीच में शुगर प्योर है, मतलब 700 ग्राम प्योर है, तो 700 को ऊपर लिखूंगी, टोटल हमारा ये कितना है 1000 ग्राम, 1000 को मैं नीचे लिखूंगी और 100 से क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई। तो अभी देखो 100 1 ज़र और 100 10 ज़र और 10 1 ज़र और 10 जो है वो 70 ज़र, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 70% जो है वो क्या आ जाएगा, प्योर। इसका मतलब सैंपल इसमें कितना था 70% था। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि प्योर सैंपल को हम ऊपर रखते हैं और इम्प्योर सैंपल्स को जो है वो हम नीचे रखते हैं, और क्या हो जाता है, मतलब जो इम्प्योर सैंपल का जो टोटल हमारा मैस और 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, परसेंटेज प्योरिटी। अब इसकी एग्जाम्पल, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी से। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, वो कह रहे हैं हमारे पास एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, यानी कोई भी हमारी मेडिसिन है या कोई ड्रग है, वो कितना है टोटल हमारे पास उसका सैंपल 12 ग्राम है,
अब उसमें से हमें ये पता चला जो प्योर है, यानी उसमें से वो ड्रग या वो कंपाउंड जो एक्टिव है, जो काम कर रहा है, जो प्योर है, वो सिर्फ 11.57 ग्राम है। सही है, तो अब हमने परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्टिव यानी जो प्योर है, ये हमारा प्योर है ना, और ये हमारा टोटल जो है वो मैस है कंपाउंड का। सही है, तो हम क्या करेंगे, प्योर वाले को ऊपर रखेंगे, टोटल मैस को नीचे रखेंगे 12 को, और 100 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 96.4%। इसका मतलब हमारे इस सैंपल की प्योरिटी कितनी है, 96.4% इसकी प्योरिटी है। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कहीं से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 16 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस और लेक्चर्स आपको साथ साथ मिलते रहें।